नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम लोग 21 दिसंबर 2021 के ईवीएस के बचे हुए 15 पेडागोजी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ईवीएस के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो कि एनसीईआरटी बेस्ड थे। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। तो आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। पहला है पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, दूसरा है बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है, तीसरा है बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशलों का विकास करना, या फिर चौथा बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना जिससे कि छात्र अपने आसपास के समस्त भौतिक और जैविक परिवेश के प्रति क्या करेंगे, अपनी समझ को विकसित कर सकेंगे तथा वह अपने आसपास के सामाजिक वातावरण को समझ सकेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। मुख्य प्रश्न ए है, बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है। बी, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। सी, बच्चों के स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करता है। डी, बच्चों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करता है। तो इसका सही जवाब है आपका ए है कि बच्चों की सोच को नई दिशा में लेकर जाती है। बी है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है, यह दोनों सही है। सी है कि बच्चों के स्मरण आधारित कौशल के विकास में सहायता करती है। तो जी नहीं, जहां पर भी स्मरण दिख जाए तो आपको बच्चों को केवल याद नहीं करवाना है, याद रखिएगा यह नेगेटिव ऑप्शन होता है। डी है शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। तो टीचर को क्या करना है, कक्षा में अनुशासन नहीं बनाना है बल्कि बच्चों का सहयोग करना है, उन्हें क्या करना है, सहयोग अधिगम में, ठीक है, यानी कि सहपाठी अधिगम में सहायता करना है कि बच्चों को क्या करना है, एक्टिव करना है कि वह करके सीखे। तो आपका ए और बी सही हो जाएगा, केवल ए और बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उपयोग उप थीम है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा पर्यावरण के सुझावित थीम का उप थीम है। तो अगर हम पर्यावरण की बात करें तो यह कुल 6 थीमों पर बेस्ड है दोस्तों। अगर 6 थीमों की बात करें तो उसमें आपका आता है परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और फिर चीज़ें जो हम करते हैं और बनाते हैं। तो परिवार एवं मित्र यह भी थीम होता है, आवास भी होता है, चीज़ें हम कैसे बनाते हैं यह भी थीम होता है, जबकि जानवर और पौधे यह क्या होता है, यही हमारा उप थीम होता है और यही हमें बताना था। अगर बात करें कि यह किसका उप थीम होता है तो यह परिवार एवं मित्र का क्या होता है दोस्तों, उप थीम होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है। पहला है किस्से और कहानियों द्वारा, दूसरा है बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देकर, तीसरा है प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, चौथा है बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। तो आपको निगेटिव ऑप्शन खोजना है दोस्तों। यहाँ पर अगर प्रश्न पूछेंगे तो आपको बताना है कि कौन सा सार्थक पूर्ण सीखना नहीं होता किसके द्वारा। तो जहाँ पर भी स्मरण की बात आ जाए दोस्तों, ठीक है, वहाँ पर सार्थक पूर्ण अधिगम नहीं होता है, क्योंकि एनसीएफ 2005 भी इस पर बल देता है कि बच्चों को रटने पर नहीं बल्कि करके सीखने पर विशेष बल दिया जाए, उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम करवाया जाए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, इसके स्थान पर उन्हें करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। जबकि किस्से और कहानियों द्वारा सार्थक पूर्ण अधिगम होता है, बच्चों को अपने पर्यावरण के खोजने के अवसर देकर भी यह भी क्या होता है, सार्थक पूर्ण अधिगम के अंतर्गत आता है, तथा प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर भी बच्चों को क्या किया जाता है, सोचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, वैश्विक से सामान्य या अज्ञात से ज्ञात। तो इसका सही जवाब है मूर्त से अमूर्त, अर्थात बच्चों को पहले
आप चीज़ों को दिखाकर उन्हें टच कराकर सिखाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्हें अमूर्त की ओर लेकर जाएंगे, यानी कि जिन चीज़ों को वो देख नहीं सकते कल्पना के द्वारा उन्हें पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले उन्हें क्या करना है, उन चीज़ों के बारे में ज्ञान करवाना है जिन्हें वो देख सके, छू सके। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? यह एकीकृत विषय क्षेत्र है, तो यह सही बात है कि जो पर्यावरण अध्ययन होता है वह इंटीग्रेटेड होता है, अर्थात पर्यावरण के अध्ययन में ही आपका इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब कुछ सम्मिलित होता है। जैसे अगर आपको बच्चों को नदियों के बारे में बताना है तो आप उन्हें यह नहीं कहेंगे कि बेटा यह भूगोल विषय का भाग है, बल्कि आप उसे ईवीएस के अंतर्गत ही पढ़ाते हैं। ऐसे ही अगर आपको साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ाना है, जैसे कि रक्त हुआ, चाहे डाइजेशन सिस्टम हुआ, तो वह भी कहाँ पर पढ़ाया जाएगा, आपका ईवीएस में ही पढ़ाया जाएगा। यानी कि सब कुछ एकीकृत तरीके से पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चे यह मानते हैं कि यह सब कुछ ईवीएस का ही पार्ट है। ठीक है, अभी उनकी समझ इतनी विकसित नहीं होती कि वह हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से देखकर समझ सके। ठीक है, यह संदर्भित होता है, यानी कि यह कॉन्टेक्सचुअल होता है, यह भी सही है। यह बाल केंद्रित होता है, तो ईवीएस जो होता है वह क्या होता है, आपका बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली होता है। इसमें जो शिक्षक होता है वह सुविधादाता होता है, फैसिलिटेटर होता है। चौथा, यह एक विषय क्षेत्र है, तो जी नहीं, यही इसका गलत जवाब है और हमको यही खोजना था कि कौन सा गलत है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के भोजन किस प्रकार से खराब होता है इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? पहला है अवलोकन और सूचना दर्ज करना है, तो जहाँ पर भी नहीं लिखा हो दोस्तों उस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़ा कीजिए। पहला है अवलोकन और सूचना दर्ज करना, दूसरा है विश्लेषण करना, तीसरा है प्रयोग करना, या फिर चौथा है स्मरण करना। तो जब भी हम लोग प्रयोग की बात करते हैं उसमें अवलोकन भी किया जाता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, यानी कि विश्लेषण भी किया जाता है, और प्रयोग तो किया ही जाता है। ठीक है, किंतु स्मरण का इसका दूर दूर से कुछ लेना देना नहीं होता है। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जहाँ पर भी स्मरण लिखा हो, रटना लिखा हो, परिभाषा की बात की जाए, यह सब क्या होते हैं, निगेटिव ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। यही आपके निगेटिव आंसर्स होंगे, तो आपको नहीं पूछा है तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, स्मरण करना, मेमोराइजेशन करना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अगर ज्ञान की रचना बच्चा करता है तो उसके लिए प्रभावशाली इफेक्टिव संसाधन नहीं होगा। ये है वास्तविक जीवन की घटनाएं, यानी कि बच्चे के जीवन में रियल लाइफ में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं क्या वह उसके ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? तो जी एकदम होगा। बी है समुदाय सदस्य, यानी कि उसके समुदाय के सदस्य, चाहे उसके परिवार के सदस्य हो, चाहे आस पड़ोस के सदस्य हो, चाहे उसके सहपाठी हो, यह भी क्या करेंगे, उसके ज्ञान की रचना में सहायता करेंगे। तीसरा है कक्षा की चारदीवारी, तो कक्षा की चारदीवारी से बच्चे की ज्ञान की रचना नहीं होगी दोस्तों। डी है बच्चों के स्थानीय संसाधनों का उपयोग, तो यह भी सही है। बच्चा अपने स्थानीय संसाधन का जितना प्रयोग करेगा वह उसके नॉलेज को बिल्ड करने में उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। यानी कि ए, बी और डी आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या युक्तियों द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है? ये है मानचित्र और चित्र, तो एकदम सही जवाब है। जितना हम मानचित्र और चित्र का प्रयोग करेंगे बच्चे उतने ही अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, बी है व्याख्यान और चर्चा, तो आपको प्राथमिक स्तर पर व्याख्या नहीं करना, एक्सप्लेन नहीं करना है किसी चीज़ को, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि केवल व्याख्या विधि का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, सी है सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा करना, तो जी एकदम सही बात है। बच्चों को क्या करिए, फील्ड वर्क करवाइए, सर्वे करवाइए, फिर उसके बाद उस पर आप चर्चा कीजिए। डी है बच्चों को नारे लिखने को कहना है, तो जी नहीं, बच्चों को आप केवल स्लोगन नहीं लिखवा सकते हैं, नारे नहीं लिखवा सकते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए और सी। ठीक है दोस्तों, तो ए और सी आपका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित हैं मौखिक तकनीकी पर, प्रोजेक्ट तकनीकी पर, अवलोकन तकनीक पर, या फिर अभिन्यास तकनीकी पर? तो इसका सही जवाब है अवलोकन तकनीकी पर, ऑब्जर्वेशन स्किल पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? सीखने के समान आकलन, सीखने के लिए आकलन, या फिर सीखने का आकलन, या सीखने के अंदर आकलन। तो इसका सही जवाब होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, सीखने के समान आकलन। असेसमेंट एज लर्निंग, CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन सीखने के समान आकलन से संबंधित होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों की सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? ए, बच्चों की सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख होता है, तो एकदम सही बात है। बी है बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, यह भी सही बात है। सी है सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है, तो जी नहीं, यही आपका गलत है। डी है बच्चे को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ बनाता है, तो यह भी सही है। यानी कि ए, बी और सी आपका सही ऑप्शन होगा। ए, बी और डी आपका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। यह कैसे किया जा सकता है? बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, व्याख्यान का आयोजन करके, या व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, या फिर प्रदर्शनी का आयोजन करके। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त याद रखिएगा। बंद उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, विस्तारित प्रश्न, या सृजनात्मक प्रश्न। तो इसका सही जवाब है बंद उत्तर वाले प्रश्न, क्योंकि जब हम बच्चों से बंद उत्तर वाले प्रश्न पूछेंगे, ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हुआ केवल हाँ या ना में करेंगे या फिर वन लाइनर के रूप में कर देंगे, तो वहाँ पर बच्चे का सोचने समझने का विकास नहीं हो पाएगा, वह तर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे कम विकास उनका कहाँ पर होगा? बंद उत्तर वाले प्रश्न को करने पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? सहयोग, स्मरण करना, पेपर पेंसिल परीक्षण, या पाठ्य पुस्तक। तो जब आप ईवीएस पढ़ेंगे तो पूरे ईवीएस में सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया है वह सहयोग पर दिया गया है, कि बच्चे कोलैबोरेट करें, एक दूसरे का सहयोग करें। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा वो बच्चे करते हैं, करके सीखते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सहयोग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।